हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2023 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंजप्शन बेस्ड पुवर्टी एस्टिमेट्स हैज रेलिवेंट। क्या जो कंजप्शन बेस्ड पुवर्टी है वो हमारे लिए रिलीवेंस है, जो एस्टिमेट हम लोग करते हैं क्या वो हमारे लिए सिर्फ रिलीवेंस है, और बाकी जो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स है क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या सिर्फ कंजप्शन बेस्ड जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात आ जाती है अब एजुकेशन की, हेल्थ की। तो ये सब क्या रिलीवेंट नहीं है, तो इनको क्यों मल्टी डायमेंशन पुवर्टी में अच्छी तरीके से इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। साथ में ये बताया गया किस तरीके के फॉल्स जो है हमें इसमें देखने को मिलते हैं, फ्लॉज को, तो वो सारी डिस्कस भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। अगला आर्टिकल है एसर्ज और फोरफोल्ड। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बताया जा रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। जो अभी के टाइम पे रिटेल इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में बात की है कि किस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट में हमारे रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुए हैं, उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है कंजप्शन बेस्ड पुवर्टी एस्टिमेट हैव रेलिवेंस। देखिए क्या बताया जाए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, उसमें यह दिखा गया है कि जो 25% जो है 25% जो कि 15 से 16 के बीच में पुवर्टी दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं डाउन होते हुए दिखा हुआ है। कितना? 15%। कब की बात है? 2019 और 21 के डाटा के हिसाब से कि भैया आपकी जो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स है वो 25% जो 2015-16 में थी वो अब 15% आ गई है, और लगभग 135 मिलियन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुवर्टी से बाहर आ चुके हैं इस पीरियड के अंदर अंदर। यानी कि 135 जो मिलियन है, कम नंबर नहीं होते, 15%, यानी कि आपके सोच लीजिए 10% जो है लोग जो है पुवर्टी से बाहर आ गए। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट की, जो कि 2023 में रिलीज हुआ था, किसके द्वारा? यूएनडीपी के। इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? भैया यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पुवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स है उसको रिलीज करते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है जो मल्टी पुवर्टी डायमेंशन इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स है, वो क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। 27.5% जो कि 2015-16 में था वो 16.2%, यानी कि इसमें भी हमें दिख रहा है 10 to 11% जो है डिक्रीजमेंट होती हुई नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों की एस्टिमेट डाटा जो है लगभग लगभग कुछ सेम तक जा रही है। ठीक है, चलिए इस पे भी मान लेते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है किस चीज पे? अब बात आ जाती है जब इसको एग्जामिन किया जाता है, इसके इश्यूज को, उस चीज पे बात आ जाती है कि हम लोग जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स को यूज करने के लिए, क्या वो पूरी तरह से जो हमारी इश्यूज वगैरह है उसको एग्जामिन कर पाता है? इस चीज को लेकर बातचीत चल रही है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक आर्गुमेंट की जा रही है कि कंजप्शन बेस्ड पुवर्टी एस्टिमेट के अभी भी रेलिवेंट है। जो हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि कंजप्शन, इंसान ने कितना, मतलब एक पर्सन ने कितना कंजप्शन किया है, कितना कंज्यूम किया है, जो उसके थाली है उसमें डाइवर्सिटी कितना है, जो कंजप्शन है, क्या वही सिर्फ रेलिवेंट रह गया है? बाकी जो हेल्थ है, एजुकेशन है, आपकी स्किल्स है, क्या वो रेलिवेंट नहीं है? तो यहाँ पे इस चीज की भी बात जो है बताई गई है। देखिए यहाँ और क्या बताया गया, जो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी एस्टिमेट्स है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया नेशनल सैंपल सर्वे में, यानी कि एनएसएस के द्वारा कोई क्या किया गया, उसको एस्टिमेट करने के लिए उसको जो है सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, जिससे कि हमें पता चलता है जो कंजप्शन बेस्ड पुवर्टी रेशियो है उसके अंदर में क्या होती है, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करने से हमें आखिरकार पता ये लगता है कि वी ऑल्सो फ्लैग सम कंसर्न। यहाँ पे कुछ कंसर्न निकल के आते हैं जो कि कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर सर्वे, जो उसको कहीं ना कहीं हमें सही करने की यहाँ पे जरूरत है, इस चीज को बताया जा रहा है। देखिए और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपैरिजन की जा रही है रिजल्ट की। जो ये रिजल्ट है, जो दो रिजल्ट निकले, एक नीति आयोग के द्वारा और जो आपके यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट है, उनकी कंपैरिजन के हिसाब किया जाए, जो इंडिया है पुवर्टी इंडेक्स मल्टी डायमेंशन, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स 2018 क्या कहता है, इंडिया को एक मोमेंटम
प्रोग्रेस क्या हो रहा है जिसके वजह से जो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यहाँ इस चीज को बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है, जो इंसिडेंट है मल्टी डायमेंशन पुवर्टी की वो ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है 2005-6 की डाटा और 2015-16 की कंपैरिजन अगर करें। यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी है वहां लोग जो है मल्टी डायमेंशन पुवर्टी से कितने परसेंट बाहर निकले, 27.5% जो है लोग जो है बाहर निकले हैं, यानी कि उनकी स्टेटस क्या हुआ है, क्लिम हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है और वो कहीं ना कहीं इससे बाहर निकले हैं। अगर हम बात करें वही 10 साल की जो नंबर है पुअर की, वो कहीं ना कहीं मोर देन गिरा है, कितना, मोर देन 271 मिलियन, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में ये गिरा है और ये कहीं ना कहीं प्रेस करने वाली बात है। इसके कंक्लूजन में ग्लोबल प्राइस इंडेक्स क्या अब रिलेवेंस बन जाता है, ठीक है, ये बात बताई जा रही है। नहीं, क्या बताया जा रहा है, 2015 और 16 के एस्टिमेट्स को अगर हम कंसर्न करें तो क्या होता है, जो एस्टिमेट है पुवर्टी की वो बेस्ड है किस पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। किस पे है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हम कंजप्शन करते हैं वो, एंड यूजिंग द तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी, और जो तेंदुलकर की कमेटी की मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर क्या होती है, पूरी तरह से रिलाई करता है। कब तक, 2004, 2005, 11-12 तक, जब तक उन्होंने लेके आए थे, ठीक है, यानी कि 7 साल तक। अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ पुअर है वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, 137 मिलियन जो बताया जा रहा है, ठीक है, और डिस्पाइट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज है फिर भी उसमें 137 जो है डिक्रीज हुआ है। और उसी हिसाब से अगर रंगराजन कमेटी की बात करें उनकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से 2009 और 2011 का एस्टिमेट लगाया जाए तो यहां बताया जा रहा है 92 मिलियन, यानी कि पर मिलियन 46 मिलियन जो लोग हैं वो हर साल, क्योंकि दो साल का एस्टिमेट है तो 2 साल के हिसाब से 92 है तो 1 ईयर का कितना हो गया, 46 मिलियन पर एनम, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ रोक के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है, अलग अलग डायमेंशन पे आपकी पुवर्टी को मेजर करना। सिर्फ आप ये नहीं कि आप कंजप्शन यानी कि जो इनकम करते हैं उसके बेस पे, देखिए इसमें इनकम तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इनकम आएगा ही आएगा। दूसरी आपकी जो आप हेल्थ सेक्टर में पैसा खर्च करते हो, ठीक है, या कितना सेविंग करते हो, एजुकेशन में, ठीक है, वो चीज, अगर आप बात करें स्किल्स में वो भी, तो ये अलग अलग तरह के मोर्टेलिटी रेट, ये भी आपकी एक मल्टी डायमेंशन पुवर्टी है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंक्लूडेड होती है, क्योंकि अगर आप हेल्थ को लेके चलते हो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है क्या आपकी पुवर्टी निकल के ठीक आएगी। जैसे सपोज कीजिए एक घर पे 3 मेंबर की फैमिली है, 3 मेंबर की फैमिली है, अब उसमें अगर हेल्थ जो है वो क्या होगा, एक का सबसे ज्यादा कंसर्न रहेगा तो क्या होंगे, बाकी 2 क्या होंगे, पुवर्टी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो पैसा है वो हेल्थ में लगता जाएगा, जिसके कारण से पुवर्टी जो है आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे डिकेड के हिसाब से लगाया जाए, इट विल बी लार्जर देन द ग्लोबल एमपीआई, यानी कि ग्लोबल की मल्टीपल इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। और ये पुवर्टी रेशियो जो है वो किस पे बेस है, ये बेस है तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के मेथोडोलॉजी पे, जो कहीं ना कहीं लोअर की बात करती है, लोअर देन एज द एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल एमपीआई, यानी ग्लोबल की जो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स है उससे कहीं ना कहीं कम यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। अगर हम बात करें अभी नॉन डायमेंशन की पुवर्टी डायमेंशन की, नॉन इनकम की, तो यहाँ पे बहुत सारी कैपेबिलिटीज निकल के आती है। कैपेबिलिटीज जो है वो कहीं ना कहीं हर किसी चीज से लिंक होती है, जो कि प्राइवेट परचेज कंजप्शन होती है। अगर हम देखा जाए तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, वो आपकी हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। इस पे कहीं ना कहीं लोग जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें एक्सपर्ट ग्रुप की या जो रिव्यू मेथोडोलॉजी करते हैं जो ग्रुप है मेजरिंग पुवर्टी, तो उनमें क्या रखा गया है, कुछ रिजर्वेशन रखे गए, ठीक है। जो मल्टीपल इंडेक्स है, जो मल्टीपल इंडिकेटर है, उनमें कुछ रिजर्वेशन जो है रखे गए कि हम लोग का जो है इतने परसेंट हम लोग इस पे मापेंगे, मतलब एजुकेशन पे, इतने परसेंट हेल्थ पे, इतने परसेंट मोर्टेलिटी पे, इतने परसेंट हम लोग स्किल्स पे, ऐसे कुछ जो है आपके रिजर्वेशन रखेंगे। और सबसे ज्यादा रिजर्वेशन ऑब्वियसली बात है कहां पे हो सकता है, आपके कंजप्शन पे ही हो सकता है, क्योंकि कंजप्शन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन यूजिंग मल्टीपल इंडेक्स
इंडिकेटर, अगर हम अलग अलग तरह के इंडिकेटर यूज करें तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल जो मल्टी डायमेंशन इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं रेज कर देता है अलग अलग इश्यूज में। यानी कि अब आप एक चीज को तो लेके नहीं चल सकते, आप अलग अलग चीजों को एक साथ लेके चलोगे तो उसके वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो चीज देखा जाएगा वो क्या होगी, इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। और इसको कहीं ना कहीं हमें सही तरीके से इवेल्युएट करने की जरूरत है। और जैसे यहाँ पे बताया गया है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी की इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं इट इज द पॉपुलेशन ग्रुप नॉट हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड की ग्रुप नहीं है, आपका पॉपुलेशन के अंडर में आता है, तो आप इसको पॉपुलेशन की तरह इसको इंक्लूड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, एग्रीगेशन, यानी कि एकत्रीकरण, मतलब इकट्ठा करना। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, जैसे आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, इसको एग्रीगेट नहीं कर सकते इंडिकेटर में कि आप इसको चाइल्ड मोर्टेलिटी से जोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको इसको अलग तरीके से ही मापना पड़ेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिकेटर जो है इसके लिए लाना पड़ेगा, जो कि एग्रीगेटर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हाउस होल्ड में भी फिट नहीं होती है पूरी तरह से। ठीक है, अगर हम बात करें, इट नॉट दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी और डेप्रिवेशन, वन कैन एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ नॉन इनकम इंडिकेटर, कोई एक जो है एनालिसिस कर सकता है कि प्रोग्रेस जो है नॉन इनकम जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो उसके साथ इनकम जुड़ा हुआ है या कंजप्शन जुड़ा है पॉवर्टी के साथ। ठीक है, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट कर दे हम लोग एक पूरी तरह से एक ही प्रॉब्लम में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। और यहाँ पे एक कोट बताया गया है डेटन और ड्रेस के द्वारा, जो इंडिकेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट्री जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमारे बेस्ड हो किस पे, पॉवर्टी पे, जिससे एस्टिमेट हो सके कि उसकी अलग अलग तरह के लिविंग स्टैंडर्ड को, यानी कि आप छोटे मोटे खर्चे भी जो है, जैसे आप सपोज कीजिए एक घर पे खर्चा करता है इतना बड़ा, तो आप अगर छोटे मोटे खर्चे को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको पूरा ओवरऑल खर्चा जो है आपको पता नहीं चला। उसी तरह से आप अगर मल्टी डायमेंशन इंडेक्स को देखना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर पे ध्यान देना पड़ेगा, और उन छोटे छोटे इंडिकेटर को क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एनालाइज करके उसका डाटा को पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को बता रहे हैं। अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशन इश्यूज में, श्रीनिवासन क्या कहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक सर्विस जो है एक अनदर तरह के डायमेंशन है, जिसको जो कि कंजप्शन से अलग रखा जाता है मल्टी डायमेंशन इंडेक्स के तौर पे। ठीक है, अगर हम पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्रिटिकली मल्टी डायमेंशन इंडिसेस है, और वो कहते हैं अगर ये कोलैप्स होता है बहुत सारी रेलिवेंस बनता है, बट नॉट नेसेसरी कमेंसुरेट डायमेंशन इन सिंगल इंडेक्स डिफाइन आर्बिट्री वेट ऑफ सम डिस्पेरिटी, यानी कि किसी एक चीज में हम लोग लेके आना ये सही नहीं होगा, आपको इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर करना पड़ेगा, और इंडिकेट करके इनको मेजरमेंट करके आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा, ताकि ये जो अलग अलग डायमेंशन है वो हमें पता लग सके। ठीक है, अगर हम बात करें बहुत सारे नॉन इनकम इंडिकेटर जो है पॉवर्टी के, जो कि फैक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे जो कि हमारे इनकम के इनएडुकेट होते हैं, मतलब हमारी इनकम से क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम लोग जो इनकम करते हैं हम एक फिक्स लेके चलते हैं कि इतनी जो है हमारी इनकम में इस चीज पे हमारी खर्चा हो गया, लेकिन एक्चुअली में क्या उस चीज पे खर्चा हो जाता है, उससे अलग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें पॉवर्टी को डिफाइन करने की, तो हम लोग किसके टर्म में, इनकम के टर्म पे, या एब्सेंस ऑफ सच टर्म एक्सपेंडिचर सीम्स टू मोस्ट अप्रोप्रिएट, इट इज मेथोडोलॉजी विच फॉलो मोस्ट कंट्री, यानी कि हम सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं वो किस पे करते हैं, इनकम के, और जो अलग तरह के डाटा है, एक्सपेंडिचर है, उसको क्या करते हैं, इसमें इंक्लूडेड नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रियां आज भी यूज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वे डाटा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करता है 2017-18 की, वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है इन दिस एब्सेंस ऑफ सच डाटा, इस डाटा के एब्सेंस होने की वजह से बहुत सारी स्टडीज जो है पॉवर्टी के ऊपर, वो इनडायरेक्ट मेथड हो या यूजिंग सेंटर मॉनिटरी इकोनॉमिक हो या पीरियोडिक सर्वे लेवल हो, उनको क्या हो रहा है, अलग अलग तरह की डाटा जो है, कंक्लूजन जो है मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं हमें ठीक करने की जरूरत है, और यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा कि भैया हमें किस तरीके से इन सब चीजों को एक जो है प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इंडिकेट किया जाए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको अगर अगर अलग अलग तरीके से माप रहे हो तो ये बेटर तरीका हो सकता है, आप उसको इंक्लूड करो, माप के वेटेज भी आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक रखना पड़ेगा, ताकि जो आपका जो डायमेंशन है वो क्या हो, पूरी लोगों के सामने पब्लिकली हो, और उसमें रिपोर्ट जो है अच्छा आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है अ सर्च फोरटोल्ड इन्फ्लेशन कुड अंडरमाइन ब्रॉडर कंजप्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बताया जा रहा है,
अभी लेटेस्ट एनएसओ की डाटा आई है जिसमें ये दिखाया गया है रिटेल इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं 15 मंथ्स में हाई देखा गया है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम लेस देन अ वीक आफ्टर रिजर्वेशन। ये कब आया? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है, और ये सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है वो कहीं ना कहीं अभी इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है आगे के टर्म के लिए। अगर हम प्राइमरी ड्राइवर की बात करें, इसके जो इसके अगर मुख्य रीजन की बात करें कि प्राइस फूड प्राइस का जो इनकम वो कंजप्शन कंपोनेंट है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो बेस्ड है किस पे? इन्फ्लेशन पे, और वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है 690 पॉइंट बेसिस पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि 11.5 पॉइंट पर तक पहुंच गया है जो कि 4.55% था। अगर हम बात करें, यहीं पे हमने ऑयल, फैट्स इन और 11 अदर आइटम्स को क्या किया है? सेव किया है, और साथ ही साथ 12 जो मेंबर फूड बेवरेज ग्रुप है कंजप्शन प्राइस इंडेक्स को, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको ईयर ऑन ईयर की इंक्रीमेंट जो है देखी है इनके प्राइसेस में। अगर हम सेरेल्स की बात करें जो सबसे बड़ी कंपोनेंट है वो उसमें कम से कम 10% का वेटेज जो है सीपीआई में देखा गया है। अगर हम बात करें स्टेपल्स फूड में जो कि हमारी राइस और व्हीट है, इसमें भी कहीं ना कहीं 13% देखा गया है जुलाई 2022 के लेवल के हिसाब से। अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे, ये कहीं ना कहीं डबल होती जा रही है, 1.2% के हिसाब से ये इंक्रीज हो रही है। अगर हम वही वेजिटेबल्स की बात करें उसमें 6% का कंट्रीब्यूशन है सीपीआई में, और जो विटनेस कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो डाटा है अलग अलग तरीके से ये डाटा हमें क्या हो रहा है? दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें वहीं प्राइस ऑफ 18 और 19 आइटम्स और वेजिटेबल्स की सब ग्रुप की, उसमें रजिस्ट्रेट किया गया है, और यहाँ पे भी हमें प्राइस ग्रोथ नजर आ रहे हैं। जैसे ओनियन में 19%, पोटैटो में 11, कॉलीफ्लावर में 32, ब्रिंजल में 24%, जिंजर एंड गार्लिक में 21% हमें नजर आ रहे हैं। वहीं पोटेशियम रिच ग्रीन चिलीज में 46% की जो है इंक्रीमेंट नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं एक फैमिली को मैनेज करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उनके फूड बजट को। ठीक है, क्योंकि अगर उनकी फूड बजट ठीक नहीं रहेगी तो उनकी जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, उनकी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से वो क्या होंगे? और ज्यादा जो पॉवर्टी है उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम अदर 5 दूसरे ब्रॉड ग्रुप की बात करें सीपीआई में, तो सभी में क्या हुआ है? इंक्रीजमेंट देखा गया है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते हुए या फैलते हुए जो नजर आ रहा है किसमें? गुड्स और सर्विस कंजप्शन में भी कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट होती जा रही है। ये सब हो किस लिए रहा है? हो रहा है सबसे पहले तो आपकी इरेटिक जो मॉनसून है उसके वजह से। ठीक है, उसके बाद जो फार्मर की प्रोटेस्ट वगैरह है बीच बीच में होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 100 क्विंटल जो है फार्मर ने क्या किया था, जो एक ट्रक है उसको कहीं ना कहीं कुचल दिया था टमाटो की, तो उसके वजह से प्राइस भी इंक्रीज होना, एल निनो का इफेक्ट पड़ना, अनइवन मानसून का रेन का ऐड होना। ठीक है, जिसके वजह से जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, और यहाँ पे आरबीआई का भी एक रोल होता है, जिससे कि जो टास्क है वो इन्फ्लेशन का वो क्या हो रहा है? 4% अनलेस अदर अथॉरिटी एक्ट कंसर्न टैम इन्फ्लेशन बिफोर अंडरमाइन ब्रॉडर कंजप्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ बताया जा रहा है कि जो आरबीआई है उसको कहीं ना कहीं इसको फाइंड आउट करनी चाहिए, और इस जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने में हेल्पफुल करना चाहिए, ताकि जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रहा है उसको क्या किया जाए? कम किया जा सके। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।